हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आरबीआई और इसके फंक्शन अंडर द कंप्लीट बैंकिंग कोर्स की। ये 5वीं वीडियो है। इस कोर्स में पूरा बैंकिंग का आपका कोर्स करवाया जाएगा और रिटर्न जीडीपीआई तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी पीओ का एक क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या क्या कवर होंगे? आरबीआई हिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये सारे टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। आरबीआई बना कब था और किसकी रिकमेंडेशन पे बना था? 1927 में रिकमेंडेशन दी थी किसने? रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी और इसी कमीशन को शॉर्ट में बोला जाता है जॉन हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, ये था कमीशन जिसकी रिकमेंडेशन थी। पर्पस क्या था, क्यों बना रहे थे हम आरबीआई उस टाइम पे? इस जो कमीशन है उसने कहा कि सेपरेट द कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जाए सेंट्रल बैंक को, जो ये काम करेगी, और गवर्नमेंट को गवर्नेंस का काम करने दो, इनको अलग कर दो। और सेकंड पर्पस था टू ऑगमेंट बैंकिंग फैसिलिटी पैन इंडिया। मतलब पहले क्या था, सेंट्रलाइज कहीं कहीं कोने कोने पे बैंकिंग फैली हुई थी, बट इसको पैन इंडिया, इसका डाइवर्सिफिकेशन करना है। इस वजह से इसको उन्होंने रिकमेंड किया था। स्टार्टिंग में ये प्राइवेट एंटिटी के तौर पे बनी थी और 1949 तक, जनवरी 1949 तक ये प्राइवेट एंटिटी रही थी। उसके बाद नेशनलाइजेशन इसका किया गया और उसके बाद ये स्टेट ओन्ड बन गई थी। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफर किया गया था? आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। इस एक्ट के अंडर इसको स्टेट ओनरशिप में लेके आया गया था। अब आरबीआई बनाया तो है, इसको पावर भी देनी पड़ेगी। पावर दी थी इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जी आरबीआई एक्ट और इसमें क्या फर्क है। आरबीआई एक्ट में उसको आरबीआई को क्रिएट किया गया था, बट उसको पावर दी गई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। इनिशियली इसको बोला गया था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, बट 1366 में इसको इसका नेम चेंज किया गया और थोड़ी सी चीजें और चेंज करी गई थी। उसके बाद से इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ही बोला जाता है। अब बात करते हैं जी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं आरबीआई की। सबसे पहले डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसको किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। इसका काम होता है बेसिकली जो पैसा अगर बैंक करप्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो कौन इंश्योर करेगा उस पैसे को? BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इसकी फुल्ली सब्सिडरी है। रेबिट, REBIT, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और इफ्तास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये जो है फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज हैं आरबीआई की। अब बात करते हैं कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो आरबीआई जिनको फंड करता है, बट ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट की तरह बिहेव करते हैं। NIBM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट पुणे। IGIDR, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च मुंबई। IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ये इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। अब जी बात करते हैं इसकी कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। कौन कौन से हैं जो पार्ट ऑफ आरबीआई हैं? वो है आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग और आरबीआई स्टाफ कॉलेज। ये तो पार्ट ऑफ आरबीआई। और कुछ ऑटोनोमस जो अभी ऊपर जिक्र किया था, ये एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आरबीआई को सर्व करते हैं। अब बात करते हैं फर्दर कि इसको इसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। रीजनल ऑफिसेज हैं इसके 31 में, मोस्टली स्टेट कैपिटल्स में ही होते हैं ये। और 4 लोकल बोर्ड्स हैं आरबीआई के। एक बोर्ड मुंबई बैठता है, एक कोलकाता, एक चेन्नई, एक न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद एक इसको गवर्न किया जाता है आरबीआई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और इसमें 21 मेंबर्स होते हैं। 21 मेंबर्स का क्लासिफिकेशन यहाँ हमने दिया है। 21 में से 5 तो ऑफिशियल मेंबर हो गए आरबीआई के और 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो गए। एक ऑफिशियल मेंबर हो गया इसका गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर हो गए, 5 इसके। तो उसके बाद 4 जो लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं। कौन से लोकल बोर्ड के? ये वाले। ठीक है, और 10 डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लिए जाते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। अब नीचे देखते हैं, गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर, इनको 5 साल के लिए जो है इनको नॉमिनेट किया जाता है। 4 डायरेक्टर जो कि लोकल बोर्ड से आएंगे, उनको 4 साल के लिए इनकी अवधि होती है, नॉमिनेट किया जाता है बाय द लोकल बोर्ड्स। और 10 डायरेक्टर और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। इस तरह करके ये सीबीडी का पूरा पूल बनता है जो कि आरबीआई की गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अब बात करते हैं इसमें फर्दर क्या क्या है। सबसे पहले तो ये एपेक्स बॉडी है, ये तो समझ आ ही गया हमें। ओवरसी आरबीआई बिजनेस, टोटल जो भी आरबीआई काम करता है ना उस बिजनेस को यही ओवरसी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू कमिटीज। और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो आरबीआई के द्वारा यही बोर्ड जो है वो लेता है। अच्छा, इसको असिस्ट कौन करता है? सीबीडी को भी असिस्ट करने के लिए फर्दर कमिटीज होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह से सीबीडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज हैं। तीन तो मेन कमिटी है, कौन कौन सी? कमिटी ऑफ सेंट्रल बैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर वेडनेसडे को मिलती है। इसका डोमेन क्या है? बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेशन करना इसका काम है, और मॉनेटरी पॉलिसी को एनालाइज करना, और अगली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होना है उसके ऊपर काम करना। ये कमिटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड का ही काम होता है। मेनली हमें मार्केट में बस यही सुनने को मिलता है, बट इसके आगे फर्दर दो कमिटी होती हैं। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, इसमें क्या होता है? इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एक चीज। उसके बाद एनबीएफसीज को भी, उसके बाद डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी, और प्राइमरी डीलर्स को भी, इन सब को रेगुलेट करने का और सुपरवाइज करने का काम जो है ये कमेटी करेगी। उसके बाद तीसरा है जी बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, नाम से ही समझ में आ रहा है, इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। जितने भी टाइप की पेमेंट और सेटलमेंट के अलग अलग टेक और अलग अलग मेथड्स जो हैं उनको रेगुलेट करने का काम इसका है। 5 सब कमेटी बना रखी हैं आगे फर्दर, ठीक है। उनमें है एक आर्म्स है ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट सब कमेटी, HRMSC, ये इससे समझ आ गया होगा, ह्यूमन रिसोर्स वाले। BSC बिल्डिंग सब कमेटी, ITSC इंफॉर्मेशन एंड टेक सब कमेटी, और द स्ट्रेटजी SC, ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए काम आता है। ये यहाँ पे नहीं आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी, ये गलत है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अभी तक कितने गवर्नर्स रहे हैं। गवर्नर जी टोटल यहाँ से शुरू होते हैं 1935 से, और यहाँ पे शक्तिकांता दास जी तक यहाँ पे अभी चल रहा है। दो मेनली अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फर्स्ट गवर्नर कौन से थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। कब से कब थे? 1935 से 37 तक पहला। और पहले इंडियन कौन से थे? सीडी देशमुख थे। ये मतलब हिस्ट्री में आपको सिर्फ ये याद करने की जरूरत है। उसके बाद ये कितने आए हैं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, कौन सबसे ज्यादा लंबे टाइम में रहे थे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से निकाल लेना। और दूसरा, किसकी कौन सबसे ज्यादा टेन्योर के लिए रहा था? मनमोहन सिंह, जो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती है क्योंकि वो गवर्नर के बाद पीएम भी बने थे, तो उनका टाइम पीरियड क्या था। तो मोटा मोटी आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अभी जो शक्तिकांता दास जी हैं इनका 2021 में वैसे दोबारा से रीन्यू कर दिया गया है 3 साल के लिए, और ठीक है, और हो सकता है उसके बाद फिर से रिन्यू कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं। अब चलते हैं जी, मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है। सबसे पहले तो ये मॉनेटरी अथॉरिटी है। क्यों है मॉनेटरी अथॉरिटी? क्योंकि हर कंट्री को एक मॉनेटरी अथॉरिटी बनानी पड़ती है अपने वहां पे प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई को ही अपनी कंट्री में वो पावर दी गई कि जी आप ही मॉनेटरी अथॉरिटी हो विच विल फॉर्मुलेट, मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। मेंटेन क्या क्या करती है ये अथॉरिटी जी? इसके अंडर में एक तो प्राइस को स्टेबल रखना होता है इनको, ठीक है, मतलब प्राइस, इन्फ्लेशन भी और प्राइस भी, और ग्रोथ, जीडीपी, इसको भी ध्यान रखना है। इन दोनों चीजों को कंट्रोल आपको पैरेलली करना है। ये इश्यूअर होते हैं पेपर करेंसी के, आरबीआई भाई साहब, ठीक है। पेपर करेंसी ध्यान देना। सोल नोट इश्यूइंग अथॉरिटी, जो नोट इश्यू करती है, और इसके अंदर एक फर्दर डिपार्टमेंट है इश्यू डिपार्टमेंट, जो जिसका यही काम है। 1 रुपए का नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बनाती है। काफी टाइम से ट्रेंड चला आ रहा है, बाकी ऐसा कोई नीड नहीं है इस चीज की। डिनोमिनेशन किस किस में करती है? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500, 2000, इस डिनोमिनेशन में करेंसी आज के दिन बना रहे हैं। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे कि हम देख चुके हैं कि ये बैंकिंग के पैरामीटर सेट करता है आरबीआई। एक्शन क्या क्या लेता है? क्योंकि जब तक आपको कोई काम नहीं करना तो आपको एक एक्शन की कुछ काम करवाना है तो कुछ एक्शन देने की, लेने की पावर देनी पड़ती है। क्या क्या एक्शन ले सकता है? लाइसेंस दे सकता है आरबीआई, इसको रिफ्यूज कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, मर्ज कर सकता है, रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, अमलगमेशन कर सकता है, 2-3 बैंकों को मिला सकता है। तो ये सारे काम इसको, ये पावर इसको दी गई है ताकि ये इस फंक्शन को ढंग से पे कर सके।
लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि जहां पे कहीं उनको कुछ नहीं मिलेगा तो आरबीआई खड़ा है वहां पे। एंड बैंकर ऑफ द बैंक्स, जैसे हमारा बैंक के अंदर अकाउंट है, सभी बैंक्स का आरबीआई के पास अकाउंट है, तो ये बैंकर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक है। इट मीट्स डिमांड ऑफ ऑल बैंक्स फॉर ऑपरेशन। आगे हम देखेंगे किस किस तरह से आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, लेता है, वो सब कैसे काम करता है। और ये फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, उसका मैनेजर है। इट मैनेजेस द फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये एक्ट है जिसके अंडर में फॉरेक्स को मैनेज करता है। इसका काम क्या है, फर्दर फंक्शन क्या है, इट प्रोमोट्स एक्सटर्नल ट्रेड, जो इंडिया की एक्सटर्नल ट्रेड है उसको ये प्रोमोट करता है। एंड इट also has a function of development and management of forex in India, ये काम भी करता है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं बाकी कंट्रीज के, मेन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के नाम, क्योंकि ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। यूएसए वाले को फेडरल बैंक बोलते हैं, बाकी सबके तो नॉर्मल से ही नाम है। उसके बाद पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये जरूरी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, और यूरोपियन सेंट्रल, ये यूरोपियन यूनियन का है। और दोस्त इस वीडियो में यहीं तक कवर करते हैं, क्योंकि आरबीआई का चैप्टर काफी लंबा है। मॉनेटरी पॉलिसी में जितने जितने रेट्स हैं, कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं, क्वालिटेटिव कंट्रोल, क्वांटिटेटिव कंट्रोल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफी लंबी वीडियोस बन जाएगी अदरवाइज। ये पूरे की पूरी चैनल पे अपने प्लेलिस्ट हैं, जिसमें ये कंप्लीट बैंकिंग कोर्स है एक, और एक बैंकिंग टॉपिक्स है। टॉपिक्स में क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाया जाएगा, उसको कवर किया जाएगा, पूरा चैप्टर कवर नहीं होगा उसमें। और एक इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है, जिसमें चाहे आप एसबीआई का दे रहे हो, आईबीपीएस, आरआरबी, जिस मर्जी का इंटरव्यू दे रहे हो, आपके बहुत यूजफुल होने वाली है। जनरल इंटरव्यू के लिए भी बहुत सही है वो प्लेलिस्ट। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, जहां पे करंट अफेयर का कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो कवर किया जाता है। स्ट्रेटजी वीडियो, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या मैथ्स के लिए होनी चाहिए, क्या रीजनिंग के लिए होनी चाहिए, और मेरी अपनी जर्नी की वीडियोस के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो ये सभी कंटेंट चैनल पे अवेलेबल है, सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट हूँगा और ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।